हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम लोग ग्रुप बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था सोशल इंटरेक्शन एंड एग्रेशन एंड प्रो सोशल बिहेवियर। उसके बाद अब ग्रुप बिहेवियर में एक चीज़ और आती है जो डिस्कस करनी ज़रूरी है, जिसको हम कल्ट बोलते हैं। कल्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, जिनके रिलीजियस बिलीव्स बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, फिलोसफिकल बिलीव बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। जैसे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस पर्सन के पीछे, एक कोई साधु है उनके पीछे जो फॉलोअर्स हैं उनके, वो एक कल्ट, उसको आप एक कल्ट कह सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कल्ट होते हैं जो जिनके रिलीजियस बिलीव बहुत ज़्यादा एक जैसे सिमिलर होते हैं, फिर वो एक ग्रुप बना लेते हैं अपना, फिर वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, वो गुरु जी जो उनके होते हैं, वो उनको जो बोलते हैं, वो पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है वो सारा वो ही काम करते हैं। तो जैसे इंडिया में तो बहुत सारे हैं ऐसे जो गुरुजीज हैं, उनके पर्टिकुलर फॉलोअर्स हैं। ऐसे बाहर भी हैं बहुत सारे, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च, बाहर की जो चर्च है वो बोलती है कि जो कल्ट के लोग होते हैं उनको जनरली वो नेगेटिव टर्म की तरह यूज़ करती है, ना कि पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे फिर भी इतना ज़्यादा हम लोग नेगेटिवली उसको नहीं देखते हैं, लेकिन जो बाहर है उसको बहुत नेगेटिव टर्म की तरह यूज़ किया जाता है कल्ट को। उसका रीज़न ये है कि पिछले टाइम पे हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं दो तीन एग्जाम्पल कल्ट से रिलेटेड बाहर के, तो उसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप की एक्टिविटीज़ करवाते थे। और जैसे आपको यहाँ पे फ़ोटो भी दिख रही है, यहाँ पे एक ये कल्ट की फ़ोटो दिखाई हुई है। इसका लीडर था जिम जोन्स करके। ये रेवरेंड होते हैं जो चर्च में होते हैं, जो चर्च में लीडर्स टाइप के होते हैं ना, जो जिनको फॉलो करते हैं लोग। जिम जोन्स लीडर था उस पीपल्स टेम्पल इन जोन्स टाउन। और इन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोल दिया कि आपको पुलिस वाले आके या दूसरे लोग आके टॉर्चर करेंगे अभी, उससे अच्छा आप खुद ही पॉइजन वाली ड्रिंक पी के आप अपने आप सुसाइड कर लो या एक दूसरे को शूट कर दो, और अपने बच्चों को भी यहीं पे मतलब वो कर दो, ख़त्म कर दो, वरना बाकी दूसरे लोग आएंगे आपको पकड़ेंगे और वो आपको टॉर्चर करेंगे। तो ऐसे इसने बोला, तो जो फॉलोअर्स थे वो तो एकदम से ब्लाइंड फेथ करते हैं, क्योंकि कल्ट के अंदर जो लोग होते हैं ग्रुप में, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो अपने गुरुओं को ब्लाइंड फेथ मतलब ब्लाइंड फेथ करते हैं। तो वो हर बात उनकी सुनते हैं बिना किसी लॉजिकल क्वेश्चन के। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो 640 एडल्ट थे वो मरे थे और 274 चिल्ड्रन मर गए थे, क्योंकि उन्होंने उसकी बात सुन ली थी जो उसने बोला। तो इस तरीके की चीज़ें कल्ट में हुई हैं पुरानी हिस्ट्री में बाहर, इसलिए वो कल्ट को बहुत नेगेटिव टर्म देते हैं, बहुत ही मतलब एक नेगेटिवली देखते हैं कल्ट को। कोई अगर बोलता है कि वो कल्ट का मेंबर है तो उसको वो बहुत गलत तरीके से देखते हैं। एक तो उनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी अलग होती हैं, वो कपड़े थोड़े से अलग पहनते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा है कि अगर कोई गुरुजी इसको फॉलो कर रहे होते हैं लोग, तो वो कपड़े थोड़े से डिफरेंट टाइप के पहनते हैं, और प्लस उनके बात करने का तरीका भी बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। तो उस वजह से भी बड़ा सस्पिशियसली लोग उन लोगों की तरफ देखते हैं। और एक तो एग्जांपल मैंने ये बता दिया, और एक एग्जांपल और है यहाँ पे। एक हेवंस गेट कल्ट नाम का था। 19 ईयर्स लेटर, इसके बाद ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था इसके बाद 19 ईयर्स लेटर एक और कल्ट था, हेवंस गेट कल्ट। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये बोल दिया है कि अभी एलियंस आएंगे और वो हमारी वो ले लेंगे, सोल्स ले लेंगे। दे बिलीव दैट सोल्स वुड टेकन अप बाय कॉमेट एलियंस, के एलियंस आएंगे वो हमारी सोल्स ले लेंगे। तो उस केस में उन्होंने उन सबको फॉलोअर्स को अपने बोल दिया है कि इससे पहले कि वो आके हमारी सोल्स लें, हम अपने आप को खुद ही ख़त्म कर देते हैं। तो उस केस में उन लोगों ने सबने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तो इस तरीके से बहुत नेगेटिव नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए कल्ट को बहुत नेगेटिवली देखा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्यों कोई कल्ट का मेंबर जाके बनता है, क्यों उनकी बातों में आ जाता है, क्या रीज़न होता है कि लोग इतने ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं कि वो किसी फॉलोअर के पीछे इतना ब्लाइंड फेथ करने लग जाएं कि वो उनको बोले कि आप अपनी जान दे दो या किसी की जान ले लो, तो वो मान जाए। तो इसके पीछे एक तो ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग कल्ट के मेंबर बनते हैं वो कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में होते हैं, उस टाइम पे कुछ ना कुछ उनको ऐसी प्रॉब्लम होती है, या तो कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है या कोई डिसऑर्डर, कुछ तो ऐसा होता है कि वो उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो उस टाइम पे जो कल्ट के मेंबर्स होते हैं, दूसरे जो उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और जो लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड होते हैं,
बहुत गलीबल होते हैं। गलीबल मतलब दूसरों की बातों में आ जाना, डिपेंडेंट होते हैं। उनको एक डिज़ायर होता है किसी ग्रुप को, किसी कभी वो कभी एक्सेप्ट नहीं हुए होते किसी ग्रुप में, और ऐसे केस में अगर कोई उनको ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए जो उनको बहुत प्यार से अपने पास बुलाए, उन्हें बोले कि हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो फिर बहुत इजीली उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत ही खुशी खुशी से उनकी बात भी सुनते हैं। यंग पीपल रिबेलिंग अगेंस्ट पेरेंटल अथॉरिटी और ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ फैमिली। मतलब जी ये लोग पता है सबसे ज़्यादा टारगेट किसको करते हैं, जैसे जो यंग एज के लोग होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा, जिनका रिबेलियस एटीट्यूड होता है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं। तो ऐसे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टारगेट करता है कल्ट ग्रुप, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हैं अपने फैमिली लाइफ से, तो उनको हम बोलेंगे आप अलग आके रहो, तो वो रहने लग जाएंगे अलग से। तो ये लीडर्स जो होते हैं ये वो परसुएशन की टेक्निक यूज़ करते हैं। परसुएशन में क्या करते हैं, टेक्निक का नाम इन्होंने दिया लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग मतलब उस पर्सन पे इतना प्यार दिखाएंगे, इतना ज़्यादा, और इतनी अफेक्शन, और उसको इतनी अटेंशन देंगे कि उसको लगेगा कि मेरे को कोई इस तरीके से अटेंशन नहीं देता कभी, तो वो इतना ज़्यादा, मतलब कि इतना इन्वॉल्व हो जाएगा उस कल्ट ग्रुप के साथ। उसको शुरू शुरू में करते हैं ऐसा कि बहुत ज़्यादा उसको अफेक्शन दिखाना, बहुत अटेंशन देना, उसकी बात सुनना, उसको लगेगा कि भाई मुझे इतनी अटेंशन मिल रही है, इतने अच्छे लोग हैं। फिर धीरे धीरे जब वो आ जाएगा उनकी बातों में, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व कराते हैं, जैसे म्यूज़िक फंक्शन हो गया उसमें बुला लिया, या कोई कोई छोटा मोटा फंक्शन हो गया जिसमें उसको इन्वॉल्व कर दिया, ताकि उसे लगे कि वो उस ग्रुप का पार्ट है। और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उसके फैमिली और फ्रेंड्स से दूर करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो उनको समझा बुझा के ये ना हो कि वो ऑफिस बुला ले उनको। क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि उसके ग्रुप का कोई उनके फैमिली का कोई बच्चा है वो ऐसे किसी कल्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सोच रहा है, तो वो उसको समझाएंगे कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो इसीलिए फैमिली फ्रेंड से भी कट ऑफ करने के लिए बोल देते हैं। वो क्या कहते हैं कि अपना वो घर छोड़ के आप हमारे साथ आके रहो, ऐसे बोल देते हैं। दिस इज अकम्पलिश्ड बाय कीपिंग रिक्रूट सो बिजी। तो फिर उनको ना बिजी कर देते हैं अपने साथ ही, फंक्शंस में, रिचुअल्स में, कपड़े पहन दूसरे तरीके के पहनना, और जो भी वहाँ पे हैपनिंग्स हो रही होती है उन चीज़ों में उनको इतना बिजी कर देते हैं कि वो सोच ही ना पाएँ कि वो क्या कर रहे हैं गलत। प्लस उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि क्वेश्चनिंग मत करो, कोई भी चीज़ को क्वेश्चन मत करो, जो बोला जा रहा है वो करते जाओ, और क्रिटिसाइज मत करो किसी चीज़ को। और उसको थोड़ा सा उस तरीके से बोलते हैं, स्पिरिचुअल तरीके से समझाते हैं कि भगवान ने जो भी कहा है उसको आप क्वेश्चन मत करो, इस टाइप से। अपना दिमाग लगाने नहीं देते, मतलब उनका दिमाग बिल्कुल ही शट डाउन कर देते हैं। प्लस अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिलने देते, फ्रेंड से नहीं मिलने देते, ताकि कोई उन्हें बुला ना ले वापस। फिर शुरू 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 में वही छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जो उनके उसमें इन्वॉल्व करते हैं। फिर धीरे धीरे इतना ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि उनको अपना अपना पैसे, अपनी प्रॉपर्टी बोलते हैं कि कल्ट के नाम कर दो, तो लोग वो भी कर देते हैं इतना ज़्यादा। फिर वो कमिटमेंट सी हो जाती है, उसके बाद उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो अकेले होते हैं, अकेले मतलब जो फैमिली और फ्रेंड्स है सबसे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इस टाइप के लोगों को ढूंढते हैं। अब इनको ऐसे ऐसे अगर फंस जाए कोई कल्ट मेंबरशिप में, तो उसके लिए कुछ डी प्रोग्रामर्स टाइप की एक कैटेगरी है, जो लोग होते हैं जो इनको उस चीज़ से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, विलिंगली अनविलिंगली। कई बार क्या होता है, विलिंगली भी होता है कि जो कोई कल्ट में मेंबर बन गया, पहले शुरू में तो वो फंस गया, लेकिन उसका विलिंगली वो आना चाहता है बाहर, लेकिन उसको आने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसको किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिया जा रहा, तो ये डी प्रोग्रामर्स होते हैं उसको हेल्प करेंगे। या फिर अनविलिंगली कई बार किडनैप करके भी बच्चों को वहाँ से निकालना पड़ता है बाहर, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ ठीक ठाक नहीं हो रही होती हैं जो होनी चाहिए। तो ये कल्ट जो होता है इसकी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऐसे इंसिडेंसेस हैं, अगर आप नेट पे भी पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, जैसे जिम जोन्स का हमने पढ़ा, मार्शल एप्पलवाइट का, डेविड कोरेश का। तो ये सारे आपको मिलेंगे जिनके बड़े नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस रहे हैं पीपल के ऊपर, और उस केस में इन्होंने बहुत नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी करी हैं। तो ये भी एक ग्रुप बिहेवियर का एक डेडली ही वो है, फेस है कि ऐसे भी ग्रुप बिहेवियर में होता है। तो इसके बाद ये चैप्टर आपका होता है फिनिश, और यहाँ पे ये इसकी समरी दी हुई है जो भी हमने इस चैप्टर में कंप्लीट किया है। पहले हमने कंफर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस पढ़ा,
फिर हमने ग्रुप बिहेवियर से शुरू किया था। उसके बाद हमारी सोशल कॉग्निशन थ्योरी में एटीट्यूड फॉर्मेशन, इम्प्रेशन फॉर्मेशन था। फिर एट्रीब्यूशन और फंडामेंटल एट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एंड देन सोशल इंटरेक्शन में आ गया था प्रिजुडिस एंड एग्रेशन, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आप छोड़ सको किसी भी एग्जाम के लिए। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्रेशन एंड प्रो सोशल बिहेवियर भी है। तो ये सारी चीज़ें थी हमने जो पढ़ी हैं। इसका क्विज भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टडीज हैव फाउंड द डिग्री ऑफ कंफर्मिटी टू बी ग्रेटर इन डैश कल्चर। तो कौन से कल्चर में ज़्यादा कंफर्मिटी होती है? जो कलेक्टिविस्ट होते हैं, जैसे एशियन कल्चर सारे कलेक्टिविस्ट हैं क्योंकि वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो ग्रुप को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं तो वहाँ पे कंफर्मिटी भी ज़्यादा होगी। टू प्रिवेंट ग्रुप थिंक मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप शुड डू ऑल बट द फॉलोइंग। तो ग्रुप थिंकिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन है, हैव द लीडर ऑफ द ग्रुप रिमेन इम्पार्शियल, seek out outside opinions, discourage questions and alternate solutions, use secret ballots। ये कह रहे हैं कि members of a group should do all but which of the following। मतलब ये बोल रहे हैं कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए अगर ग्रुप थिंक को रोकना है। ग्रुप थिंक मतलब जब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सोचने लग जाते हैं ग्रुप में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तो उस केस में ये वाला नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिस्करेज करोगे क्वेश्चनिंग को तो कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, तो उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो ये नहीं करना चाहिए। फिर आ जाता है, मारिया's fellow professor asked her to teach an honors class in spring. Maria agreed only to find out after agreeing that teaching such a course also meant that she would have to attend meeting of the honors professor, go to honors oriented conventions and take on special advising duties. Maria had fallen victim to the dash technique। तो ये वही वाली टेक्निक है कि पहले आपने छोटी चीज़ के लिए हाँ की, फिर उसके बाद आपने देखा कि उसके साथ उसको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उसके साथ उसको वहाँ पे मीटिंग में भी जाना पड़ेगा, उसको कन्वेंशंस भी अटेंड करनी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें साथ में करनी पड़ेंगी। उसने छोटी सी चीज़ के लिए हाँ की थी, लेकिन अब वो बड़ी चीज़ में फंस गई है। तो ये कौन सी टेक्निक थी हमने पढ़ी थी? जो लो बॉल टेक्निक थी। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सम रिसर्चर्स बिलीव दैट मिलग्राम रिजल्ट्स वर अ फॉर्म ऑफ द डैश टेक्निक ऑफ परसुएशन। तो रिसर्चर्स को ये लगता है कि जो मिलग्राम की जो एक्सपेरिमेंट था वो फुट इन द डोर टेक्निक थी परसुएशन की, फुट इन द डोर टेक्निक। ये अगर आपको याद हो तो इसमें हमने पढ़ा था कि पहले छोटी चीज़ के लिए बोलते हैं, अगर वो पर्सन ना माने तो फिर वो बड़ी चीज़ का रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो पहले छोटी चीज़ के लिए बंदा हाँ करता है, फिर बड़ी चीज़ के लिए उसको करना पड़ता है। इस टाइप से फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं कि मिलग्राम ने फुट इन द डोर टेक्निक यूज़ करी थी अपने एक्सपेरिमेंट में। फिर 5वां आ जाता है, सैंडी लव्स टू प्ले पूल एंड हैज़ बिकम क्वाइट गुड एट द गेम। Lately, she has noticed that she seems to play better when there are people watching her than when she is playing alone. This difference in Sandy's playing is most likely। तो वो पूल खेलता है या खेलती है जो भी है सैंडी, और वो उसने सोचा हाँ लड़की है, सो शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया कि जब दूसरे लोग देख रहे होते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हम इसको क्या बोलते हैं? सोशल फैसिलिटेशन बोलते हैं, जब दूसरों के सामने हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है। उल्टा हो जाए तो सोशल इम्पेयरमेंट बोल सकते हो। जेरी गोज टू अ लॉट ऑफ डॉग रेसेस बिकॉज ही इंजॉयज देम एंड लव्स टू सी डॉग रन्स। फॉर जेरी गोइंग टू द डॉग रेसेस अ लॉट रिप्रेजेंट द डैश कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो जेरी को डॉग रेसेस बहुत पसंद है, तो वो बार बार उसे देखने जाता है। तो देखने जाना किस कंपोनेंट का पार्ट हो गया? बिहेवियर का। The public service messages that encourage parents to sit down with their children and talk frankly about drugs are promoting which method?
तो अगर पेरेंट्स को ये बोला जा रहा है कि आप बच्चों के सामने बैठ के उनसे ओपनली ड्रग्स के बारे में बात करो, उन्हें समझाओ, तो ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, researchers have found that dash degree of fear in a message makes it more effective, particularly when it is combined with dash। तो हमने जो पढ़ा था कि मैसेज में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ताकि पर्सन आपके मैसेज को अटेंशन दे। एक तो वो मॉडरेट फियर होना चाहिए, प्लस उसमें उसको प्रिवेंट करने की भी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि जो फियर है उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सको, उसके फियरफुल कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे प्रिवेंट कर सको। Question number 9, Sandy was a juror in the trial for a man accused of stealing guns from sporting goods store. The defendant was not very well spoken and came from a very poor background, but Sandy listened carefully to the evidence presented and made her decision based on that. Sandy was using, तो ये बता रहे हैं कि सैंडी जूरी मेंबर है कोई एक, जहाँ पे एक ट्रायल हो रहा है एक पर्सन का, उसने चोरी करी है किसी दुकान से स्पोर्टिंग की, कोई गन्स चोरी करी हैं, लेकिन जो डिफेंडेंट है, वो जो पर्सन है, वो ठीक से बोल नहीं सकता क्योंकि वो बहुत पुअर बैकग्राउंड से है, तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ख़राब है, वो अपने आप को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी सैंडी ने उसकी इमेज के ऊपर ना जाके एविडेंस के ऊपर जाके उसको डिसाइड किया है, तो उसको बोलेंगे सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग। सेंट्रल रूट मतलब कंटेंट पे ध्यान दिया है, ना कि उसकी इमेज पे या उसके बोलने के तरीके पे, तो ये हो जाता है सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग। और अगर बाहर बाहर उसके बोलने के तरीके पे ध्यान दिया जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 थिंग्स पीपल डू टू रिड्यूस कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कौन सी चीज़ लोग नहीं करते हैं? तो चेंज बिहेवियर कर लेते हैं, एटीट्यूड भी चेंज कर लेते हैं, नया एटीट्यूड बना लेते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करते कॉन्फ्लिक्ट को। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, Gerard goes to his job interview dressed in a patched blue jeans, a torn t-shirt and sandals. His hair is uncombed and he hasn't shaved in a few days. Obviously, Gerard knows nothing about, okay, तो जेरड है, अगर वो इंटरव्यू के लिए अपनी ब्लू जीन्स पहन के गया है जिसपे पैचेस लगे हुए हैं, टी शर्ट फटी हुई है, सैंडल्स पहने हैं, हेयर अनकॉम्ड है, शेव नहीं की है, तो इसका मतलब जेरड को किस चीज़ के बारे में नहीं पता है? इम्प्रेशन फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है कि इम्प्रेशन फॉर्मेशन भी एक चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 12, sets of assumption that people have about how different type of people, personality and action are related to each other। तो हम जब एक एग्जम्पशन बना लेते हैं दूसरे ग्रुप के बारे में, हाउ पीपल हैव हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड एक्शंस आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। जब हम ये एग्जम्पशन बना लेते हैं कि कैसे लोगों की पर्सनालिटी, उनके एक्शंस, ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरीज, जिसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स और उनके एक्शन सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इफ बिहेवियर इज अज्यूम टू बी कॉज्ड बाय इंटरनल पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक, तो अगर किसी की इंटरनल करेक्टरिस्टिक यानी उनकी जो ट्रेट्स की वजह से अगर कोई बिहेवियर हो रहा है या उनकी आदतों की वजह से हो रहा है, तो उसको हम डिस्पोजिशनल कॉज कहते हैं, और अगर एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है तो उसको सिचुएशनल कॉज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द पीपल विद whom a person identifies most strongly are called, तो जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हो उनको बोलते हैं इन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिजुडिस के ऊपर है, प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर लीस्ट लाइकली टू डेवलप इन विच ऑफ द सिचुएशन, तो कौन सी सिचुएशन में का सबसे कम होगा प्रिजुडिस? 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इमिग्रेंट्स कंपीटिंग फॉर जॉब, यहाँ पे होगा क्योंकि कंपटीशन हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। 2 डिफरेंट ग्रुप्स इन विच बिलीव दैट रिलीजन इज, अगर उनको लगता है अपना अपना रिलीजन उनका बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, तो यहाँ पे भी बहुत, यहाँ पे तो होती है, रिलीजन के बेस पे तो बहुत ज़्यादा होती है डिस्क्रिमिनेशन। 1 ग्रुप बीइंग ब्लेम फॉर द इकोनॉमिक डिफिकल्टी ऑफ द अदर,
और एक दूसरे को अगर ब्लेम कर रहे हैं अपनी डिफ़िकल्टी के लिए तो भी होता है। तो ये आंसर लास्ट है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स डीलिंग विद द आफ्टरमैथ ऑफ अ हरिकेन। तो ये क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, हरिकेन आ गया उसके बाद हम लोगों को उस चीज़ से डील करना है, तो यहाँ पे कोई प्रिजुडिस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सबका स्टेटस सेम है। 16th है, द डैश एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिजुडिस एज्यूम्स दैट सेम प्रोसेसेस दैट हेल्प फॉर्म अदर एटीट्यूड्स फ्रॉम प्रिजुडिस एटीट्यूड्स। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन चारों में से एक है जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रिजुडिस जो होता है ना वो सेम प्रोसेस होता है जैसे हमारे एटीट्यूड बनते हैं। तो कौन सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताती है कि प्रिजुडिस भी एटीट्यूड की तरह ही होता है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बताती है, क्योंकि ये कॉग्निशन का यूज करने के बारे में बता रही है। पैट्रिक इज अ वेरी प्राउड of his Irish heritage and thinks of himself as an Irish American. Patrick has a strong पैट्रिक एक पर्सन है जिसको अपनी आयरिश हेरिटेज पे बहुत प्राउड है और वो अपने आप को एक आयरिश अमेरिकन बोलता है। तो उसने अपने आप की क्या बना रखी है? एक स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी बना रखी है। क्वेश्चन नंबर 18, द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इज अ नेगेटिव आउटकम ऑफ डैश। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है? कि जैसा जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है वो उसी तरीके से बिहेव करता है। तो ये किस चीज़ का नेगेटिव आउटकम है? स्टीरियोटाइपिंग का। क्योंकि आप अगर किसी को स्टीरियोटाइप कर देते हो कि वो ऐसा ही है तो वो बिहेव भी वैसे ही करते हैं। या अपने आप को भी अगर आप स्टीरियोटाइप कर देते हो कि मेरी यही आदत है तो आपकी वही आदत बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, द रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट शोड द वैल्यू ऑफ डैश इन कॉम्बैटिंग प्रिजुडिस। तो हमें रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट ने क्या सिखाया था? कि इक्वल स्टेटस होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली प्रिजुडिस खत्म हो जाएगा। Next, Sarah found her soulmate John when she moved to a small town in Florida. According to the research in interpersonal attraction, the most likely explanation for them is to find each other is। तो अगर सारा को अपना पार्टनर सोलमेट जॉन तब मिला जब वो फ्लोरिडा में मूव हुई, जो एक छोटा सा टाउन है फ्लोरिडा, वहाँ पे वो शिफ्ट हुई, तब उसको अपना पार्टनर मिला जो कि उसके जिसके साथ उसने आगे अपनी लाइफ स्पेंड करनी थी। तो उस केस में क्या है इसका रीज़न? अगर हम थ्योरी को देखें अपनी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की तो थ्योरी आ जाती है, तो उसमें ये प्रॉक्सिमिटी रीज़न है, क्योंकि वो उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, क्लोजनेस ज़्यादा हो गई फिजिकल डिस्टेंस की, इसलिए वो एक दूसरे को मिले। According to Sternberg, married committed people who also have intimacy and passion in the form of love called dash love। तो अगर आपको स्टर्नबर्ग की वो लव वाली थ्योरी याद है तो उसमें उन्होंने 3 तरह के बताए थे। उसमें से एक था कि एक कपल है जिसके रिलेशन में इंटीमेसी है और पैशन भी है और वो कमिटेड भी हैं, तीनों ही मतलब बेस्ट फॉर्म है, तो उसको उन्होंने बोला था कंज्यूमेट लव। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेशन एज अ बेसिक ह्यूमन बीइंग इंस्टिंक्ट deriving people to destructive acts was a part of early dash theory। तो जब हमने एग्रेशन पढ़ा था तो हमने उसमें एक ये थ्योरी पढ़ी थी कि लोगों के अंदर एक ड्राइव होता ही है, सबके अंदर इंस्टिंक्ट ड्राइव होता है, जो फ्रॉइड ने बोला था। तो फ्रॉइड ने बोला था तो ऑब्वियसली साइको एनालिटिकल है। नेक्स्ट है द न्यूरोट्रांसमीटर दैट सीम्स मोस्ट इन्वॉल्व इन एग्रेशन। तो कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है सबसे ज़्यादा एग्रेशन में इन्वॉल्व होता है? वो है सेरोटोनिन। उसके बाद आ जाता है 24, वायलेंट वीडियो गेम्स हैव बीन ब्लेम फॉर ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग। वायलेंट वीडियो गेम्स के क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों में एक्सेप्ट वन। तो एग्रेशन बढ़ता है, ये तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ भी हुई हैं कि एग्रेशन होता है वायलेंट वीडियो गेम से। एग्रेशन वाला पॉइंट, दोनों ही पॉइंट सही हैं। एल्ट्रुइज्म बढ़ता है, ये तो मुझे डाउट लग रहा है, इनके बाद क्या लिखा हुआ है, स्कूल शूटिंग्स बढ़ती हैं, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर सी है कि वीडियो गेम से ऑल्ट्रुइज्म नहीं होता है। ऑल्ट्रुइज्म मतलब किसी की हेल्प करना बिना सेल्फ को आगे रखे। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25, टू विच टू प्रोसेसेस डू मोस्ट सोशल साइकोलॉजिस्ट
ट्रिब्यूट द फेलियर ऑफ किटी जिनोवेस नेबर्स टू हेल्प हर। तो वो जो मर्डर हुआ था एक लेडी का, जिसके नेबर्स खड़े होके देख रहे थे और किसी ने हेल्प नहीं करी आके, तो वो कौन सा वाला केस है? बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट एंड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस है। क्वेश्चन नंबर 26 है, cries for help, shouting and loud noise all help, with which step in the decision process for helping? तो अगर कोई चिल्ला रहा है हेल्प के लिए, शाउट कर रहा है, नॉइजेज आ रही है बहुत ज़ोर से, तो ये कौन से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा? इमरजेंसी को डिफाइन करने में। ये सब सुन के हमें ये पता चलेगा कि सिचुएशन जो है वो इमरजेंसी की है। और लास्ट में जो आता है, कल्ट्स यूज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश टू गेन मेंबर्स। तो कल्ट जो होते हैं वो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं मेंबर्स को गेन करने के लिए? वो यूज़ करते हैं लव बॉम्बिंग का, आइसोलेशन का, अलग कर देना, फुट इन द डोर टेक्निक का, कि पहले थोड़ी सी चीज़ कराई फिर ज़्यादा करा ली। टॉकिंग टू पेरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो एक्सेप्ट है, तो ये आएगा आंसर आपका। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो गया है चैप्टर। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर शुरू होगा वो है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।